नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। पिछले काफ़ी दिनों से कोई कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ रहे थे। आज से आपको कंटिन्यू वीडियो है वो मिलेंगे। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आरटेट के अंतर्गत जो भी प्रश्न आए हुए हैं, जैसे साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है और उसके अलावा एसएसटी है, वो सारे प्रश्न है वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो बने रहे चैनल के साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम आरटेड 2011 के जो प्रश्न आए थे, 2011 में जो प्रश्न पत्र हुआ था, उसके साइकोलॉजी के 30 प्रश्न है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके समक्ष। कुल 30 प्रश्न है। आप इन 30 प्रश्नों को एक टेस्ट के माध्यम से देवें, जिससे आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे चल रही है। तो जितने प्रश्न आपके सही हो, उन प्रश्नों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है वो कथन हमें वो बताना है। तो विकल्प एक है, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें आप सोचें क्या उत्तर होगा। देखिए, इसमें जो विकल्प एक है, विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल विकास अंतःक्रिया का फल है। और विकल्प दो है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी माना जाता है। और उसके बाद में विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग तरह से होता है, इसलिए विकास को हम व्यक्तिगत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। विकास अंतःक्रिया का फल होता है और विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं, विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले हम कोई सामान्य क्रिया करते हैं और उसके बाद में हम विशिष्ट क्रिया है वो करते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है वो तो कोई चीज़ को लेता है, किसी वस्तु को लेता है, तो वो पूरा शरीर है वो उस वस्तु के लिए मतलब झोंक देता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होता है तो उस कोई वस्तु को लेने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल करेगा, हाथ में भी अंगुलियों का इस्तेमाल करेगा। तो ये एक विशिष्टता की ओर विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है आपके, अगला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था कौन सी है? यानी बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के प्रत्ययों की ओर प्रत्ययों से होती है। तो ये अवस्था कौन सी है? ये जीन पियाजे की अवस्थाओं में से एक अवस्था है, जिसमें हम बच्चा जो होता है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से कुछ सीखता है। मूर्त जो चीज़ है वो देख करके कोई चीज़ है वो सीखना, और अमूर्त जिसका हम अपने मानसिक स्तर के आधार पर उसका है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकल्प पढ़ लेते हैं, 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो 3 नंबर की जो अवस्था होती है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था, उसको हम उसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से सीखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम माना जाता है? विकल्प है आपके, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, वंशक्रम एवं वातावरण का है वो योगदान माना जाता है मानव के विकास में।
जिस तरीके से वंशक्रम है उसी प्रकार से वातावरण है भी बराबर का भागीदार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वो हमें बताना है। विकल्प है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर 1 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। सामाजिक संचरण है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना जाता है। तो है कौन कौन से? संतुलनीकरण है और अनुभव है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूहरचना है वो हमें करनी चाहिए जो सबसे अच्छी बच्चे के लिए उपयुक्त मानी जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? देख लें, विकल्प पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके सीधा उत्तर बता देता हूँ। इस प्रश्न का विकल्प होगा विकल्प नंबर 3, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग विधि के माध्यम से बच्चे में है वो विधि सबसे उपयुक्त मानी जाएगी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये विशेषता किस बालक की है? यानी सामान्य समस्या के जो अर्थ है उसको जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति जो सजगता होती है, ये कौन से बालक की विशेषता मानी जाती है? तो वो हमें बतानी है। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और सृजनशील बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अब तक आपने सोच लिया होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। सृजनशील बालक की है वो विशेषता ये मानी जाती है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता होती है, वातावरण के दोषों को और कमियों रिक्तियों को प्रति सजगता इसकी होती है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण है वो कौन सा है? यानी ये कौन सी विधि का उदाहरण माना जाता है? तो विकल्प है आपके श्रृंखलागत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया का, प्रत्यय अधिगम और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, श्रृंखलागत अधिगम श्रृंखला। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाता है, या बाह्य अभिप्रेरणा में क्या समावेशित किया जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा में क्या समावेशित किया जाएगा? तो इसमें कौन कौन से है वो प्रकार है वो बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। एक वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको हम अंदर से मोटिवेशन कह सकते हैं, और एक वो होता है कि मतलब बाहर से उसको मोटिवेट करना पड़ता है और फिर उसको कार्य के लिए मतलब प्रतिबद्ध किया जाता है। तो इसमें जो बाहर से जिसको कहने के बाद में कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, तो वो प्रेरणा है वो कौन सी है वो हमें बतानी है। तो प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, तो ये हमें है वो बताना, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें जितने भी ये सारे हैं ना, ये सारे बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। परिणाम का ज्ञान, पुरस्कार एवं दंड, प्रतिद्वंदिता और प्रशंसा एवं दोषारोपण, ये सारे बाह्य अभिप्रेरणा के समावेशित अंग माने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो वो कहा जाता है। यानी दूसरों को देख करके सीखता है, ना कि खुद अनुभव करके। तो इसमें कौन सा होगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो वो हो जाएगा सामाजिक अधिगम। अल्बर्ट बांडुरा का जो अधिगम माना जाता है वो इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण माना जाता है। तो विकल्प है आपके भागने की प्रवृत्ति होना,
अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, अवधान संबंधी बाधा या विकार अधिगम निर्योग्यता के लक्षण माने जाते हैं। अगला है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो इसमें क्या है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो परिपक्वता एवं आयु माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो विकल्प है आपके विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण और शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो इस प्रश्न का और इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। वह कौशल जिसमें हम कोई नया ज्ञान सीखते हैं तो पुराने सीखे हुए ज्ञान का उस नए सीखने वाले ज्ञान पर कोई ना तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो शून्य प्रशिक्षण अंतरण माना जाता है। ठीक है। और अगर पीछे सीखे हुए ज्ञान का नए सीखे हुए ज्ञान में हमें सहायता मिल रही है तो वो विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण माना जाएगा या पॉजिटिव ट्रांसफर ट्रेनिंग मानी जाएगी। और नए सीखे हुए ज्ञान में पीछे सीखे हुए ज्ञान अगर ज्ञान बाधक बन रहा है तो वो निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण माना जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? यानी कौन सा कथन है वो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित है वो करता है, तो वो हमें बताना है। इसमें विकल्प है आपके पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। तो इसमें कौन सा मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप को प्रदर्शित है वो करता है, तो वो हमें बताना है। तो ये इसका प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। चलिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने क्या कहा है? तो इस प्रश्न में विकल्प है आपके, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, और ये कहा कि शेष अवस्थाओं के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, और कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने कहा था। तो संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक बदलाव की बात आएगी तो वो जीन पियाजे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो विकल्प है आपके बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। इस प्रश्न का उत्तर जहाँ तक मुझे ज्ञान है इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 होगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन है वो बुद्धि से संबंधित माना जाता है। अपसारी चिंतन होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है, लेकिन इसने विभाग ने है वो इसका उत्तर बी माना है। तो देखते हैं क्या होता है, आप भी अपनी राय ज़रूर दें कि इसका उत्तर सही क्या हो सकता है। मेरे विचार से इसका बुद्धि उत्तर होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जन्मजात और अर्जित भी होती है रुचियाँ। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। और रुचियाँ, इसमें ये 3 तो सही हो जाएगा और विकल्प 4 है वो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है? इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश टर्म देख सकते हैं, एटीट्यूड, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एक आता है अभिवृत्ति और एक आता है अभिरुचि। चलिए अगला है, इसमें है विकल्प है आपके, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये सोच करके आप उत्तर देवें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ये एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? किसकी भूमिका होती है? यानी व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका कितनी होती है? नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षण भूमिका है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। चलिए अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा होता है? तो विकल्प है इदम अहम परम अहम, और विकल्प एक है डी है इदम एवं अहम दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखें तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह है इदम माना जाता है। इदम माना जाता है। अगला है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र किसकी बहुत सहायता करता है? किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत हमें सहायता करता है। अगला है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? विकल्प है आपके तादात्मीकरण, विवेकीकरण और अतिकल्पना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, अतिकल्पना। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से ये अतिकल्पना है वो सबसे बड़ी संतोषजनक युक्ति मानी जाती है। अगला है, बालक प्रसंगबोध प्रशिक्षण परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, लोगों के स्थान पर जानवरों को है वो स्थान दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सृजनशीलता के पोषण के लिए
एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? आपके विकल्प है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री और इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश विधि है वो उपयोग में लेनी चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मानसिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। आरटी 2009 की आरटी एक्ट 2009 की धारा में या आरटी एक्ट में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह में कितने निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 25 नंबर प्रश्न है। 25 का विकल्प नंबर हो जाएगा बी, 45 घंटे है वो निर्धारित किए गए हैं। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, यानी किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विकल्प है आपके विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और विकल्प 4 है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ये सभी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? किसे सूचीबद्ध है वो किया गया है? तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसकी बातचीत है वो की गई है? तो ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? विकल्प है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सोच रहे होंगे विकल्प 4 है, लेकिन नहीं, विकल्प 4 नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला और अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी विकल्प 4 है वो इनका सही उत्तर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में
किस सुधार को सम्मिलित किया गया है, सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा हो, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन हो और सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। तो ये साइकोलॉजी के हमने कुल 30 प्रश्न है वो पढ़े हैं। उन 30 में से आपके कितने सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में भी अपनी अमूल्य उचित राय जरूर देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियो में हिंदी जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की थी और उसमें जो भाषा फर्स्ट और सेकंड सारे प्रश्न हैं वो आपके सामने उपस्थित किए जाएंगे। तो बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।